एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 13 है, यानी वीडियो नंबर 13, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं फीचर ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनी एक्टिवेशन एनर्जी, लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन और गार्डिनर कॉन्सेप्ट। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लो, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी 12 जो वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स के वो अपलोड कर दिए हैं, जहां पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन से लेके उसके अलग अलग टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ओके। अगर आपको इंटरमीडिएट मिलता है तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते हो। साथ में हमने बहुत सारे जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पे और देखा है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर की है, ओके। और आज के वीडियो में हम लोग अरहेनियस के फीचर के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस इक्वेशन और गार्डिनर कॉन्सेप्ट, तो ये जो चार आपको यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। हम लोग ये चारों टॉपिक के पहले डिस्कस करें उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, ओके। कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ओके। हमने पिछले लेक्चर में अरहेनियस इक्वेशन के बारे में देखा था, ओके। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसको सब हमने देखा था। इसके अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। उसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो हमने देखा था। तो इसके जो अलग अलग फॉर्मूले हैं यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, क्योंकि यही फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ पे चार पांच ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले आपका लॉग के इज इक्वल टू आपका लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला आपके पास है एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला आपके पास है के इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके। उसके बाद आपके पास चौथा फॉर्मूला है यहाँ पे एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन टू, ओके सॉरी, यहाँ पे आर। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ओके। ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो भी हमने देखा था, वो था आपका लॉग का, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट के अंदर था 1/T1 माइनस 1/T2, ओके। तो ये टोटल जो पांच फॉर्मूले थे वो हमने लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने इस फॉर्मूले के अलावा इसके जो ग्राफ है, ग्राफ के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं कि हमने ग्राफ में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ओके। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आता है। जो सबसे पहला ग्राफ था वो था आपका एल एन के वर्सेस 1/T का, ओके। ये पहला ग्राफ था जिसके अंदर आप देख सकते हो इस तरीके से ग्राफ था। ये आपका वाई एक्सिस है जिसपे आपका एल एन के था, ठीक है। अभी आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल एन के अपॉन ये आपका जो ग्राफ है वो कैसे आता है। ये क्वेश्चन मैंने 11 12 के बच्चों को भी देखा है, उसके अंदर जब मैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करवाता था तो उसके अंदर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आपको इस तरीके से जब ग्राफ आता था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि ग्राफ कैसे आया, ग्राफ में हमने एक्स वाई कैसे प्लॉट किया। बहुत सिंपल होता है बच्चे लोग, सिर्फ आप क्या करो, ये फॉर्मूले को देखो, ओके। ये फॉर्मूले को आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में, ओके। y क्या होता है आपका, y इंटरसेप्ट होता है, यानी y क्या होता है आपका ये y वाला, ओके। x क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट होता है। m क्या होता है आपका स्लोप होता है। m यहाँ पे क्या है आपके पास, m की जो वैल्यू है वो है आपके पास माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके। ये आपके पास है ई ए अपॉन आर टी, इसको आपको इस तरीके से शिफ्ट कर देना है, वो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप है आपके पास माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके। यहाँ पे अगर आप x देखोगे तो x पे क्या है आपका 1/T है, ठीक है।
और अगर आप y देखोगे तो y पे क्या है आपके पास एल एन के है, ओके, ये वैल्यू आपके पास है। और यहाँ पे दूसरा क्या बचता है, वो बचता है आपका c। तो c क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट हो गया जो है आपका एल एन ए है। अभी यहाँ पे सिंपली मुझे बताओ ये जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ये ऑफ कोर्स क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे आपका स्लोप आएगा m इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। और यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है वो ऑफ कोर्स आपका एल एन ए है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे भी एल एन ए ले सकते हो। लेकिन जब आप ग्राफ इसको डिक्रीजिंग बनाओगे तो ये ग्राफ अच्छा नहीं दिखेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ओके। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अब बच्चे लोग इसमें भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने इस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है सी की वैल्यू है वो आपने ऊपर क्यों ली, ओके, वो आप नीचे क्यों नहीं लिया, यहाँ से आपने क्यों नहीं लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से। तो बच्चे लोग आप कहीं से भी ले सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। और कोई इसका ये नहीं है, आपको कोई रोक नहीं रहा है इसके लिए, आप कहीं से भी लो। लेकिन जो आपका ग्राफ आएगा उसका जो नेचर होगा वो डिक्रीजिंग होगा। जब यहाँ से आप ग्राफ लोगे ना, जब आप डिक्रीज करोगे तो ये ग्राफ इतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसके लिए हम लोग इसको ऊपर से लेते हैं ताकि आपको जो ग्राफ है वो प्रॉपर तरीके से समझे और इसको प्रॉपर तरीके से ये दिखे, ओके। ये आपका एक ग्राफ था। उसके बाद एक और ग्राफ था जो के था, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ये हो गया। दूसरा ग्राफ था आपके पास, यहाँ पे ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ था आपके पास के अपॉन वन अपॉन टी का, यानी ये तीसरा वाला ग्राफ था, ओके। तो तीसरे वाले ग्राफ में भी आप देखोगे तो सेम आपको इक्वेशन दिया है जो है आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको जहां पे भी आपको एक्सपोनेंशियल देखने के लिए मिले और साथ में यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाएगा, ये लास्ट तक ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी धीरे धीरे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ओके। ये आपका ग्राफ हो गया थर्ड का। उसके बाद एक और ग्राफ हमने देखा था, वो ग्राफ यहाँ पे हम बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इस ग्राफ के अंदर क्या था, ये लॉग वाला ग्राफ था, ओके। लॉग के अपॉन यहाँ पे आपका वन अपॉन टी का ग्राफ था। इसके अंदर भी आपका सेम वही हो रहा था, ये इस तरीके से डिक्रीज हो रहा था। और इसका जो स्लोप था ना, स्लोप था आपका ई ए अपॉन 2.303 आर, ओके। और यहाँ पे जो आपका इसका जो वैल्यू था यहाँ पे इंटरसेक्शन सी का, ओके, वो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या था आपके पास, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है, वन अपॉन टी। ये आपका ई ए अपॉन 2.303 आर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, सिंपली ये आपका स्लोप हो गया। और दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पे जो लॉग के है वो आपने क्या ले लिया, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट ले लिया। और जहाँ पे यहाँ पे जो स्लोप ये आएगा, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका वन अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका वन अपॉन के वन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका जो इंटरसेप्ट है वो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, जो ग्राफ है अरेनियस इक्वेशन का या जो भी चीजें हैं जो आपने देखी थी, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद हमने काइनेटिक्स में एक और देखा था, वो था हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपका जो पूरा जो डाउट है वो मन से निकल जाए, ओके। हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, वो था काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ओके। तो काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने क्या देखा था, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओके। अभी हमने काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये देखा था कि जब भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे होता है तो इसके अंदर जो इक्वेशन बनता है वो क्या होता है, ई ए ओवरऑल, ओके, इज इक्वल टू आपका 2E1 माइनस E2 प्लस आपका 1/3, ओके, E3 माइनस 1/4 E4। ये आपको अगर एक वैल्यू दी है, अगर रेट को इस पे अगर आपका टेम्परेचर इफेक्ट पे, तो अगर आपको सिंपली यहाँ पे अगर आपको के ओवरऑल पूछा जाता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका जो के ओवरऑल है वो क्या आएगा, ओके। E1 है, जैसे हमने बताया था कि E1 की जगह रिप्लेस करेगा K1, ओके। E2 को रिप्लेस करेगा आपका K2, ठीक है। E3 को रिप्लेस करेगा आपका K3। और E-1 अगर कहीं पे है तो उसको रिप्लेस करेगा K-1, ओके। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। सपोज यहाँ पे 2E1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2K1 माइनस यहाँ पे आपका K2
प्लस आपका 1/3 K2 माइनस 1/4 आपका K4। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको K ओवरऑल लिखना है। और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी आज के जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा लौटते हैं। ओके, और उस मेन टॉपिक को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, अभी ये जो हमारा टॉपिक है, फीचर ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, तो फीचर ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन क्या क्या है, सबसे पहले तो हम आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका दो इक्वेशन था, सबसे पहले के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपका एक इक्वेशन था। और दूसरा आपका यहाँ पे एक इक्वेशन और था, जो था आपका एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये इक्वेशन था। टोटल इस तरीके से आपको टोटल 5 अर्हेनियस इक्वेशन दिए थे। लेकिन हम बेसिकली ये दोनों इक्वेशन के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, और दोनों इक्वेशन को समझेंगे कि इसके क्या क्या फीचर है। तभी आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब भी अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसमें अगर आप पहले वाले में देखोगे, ओके, ए एंड E A are called Arrhenius parameter। ओके, अभी यहाँ पे जो ए है आपका, ए क्या है आपका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई क्या है आपका, ई ए की वैल्यू है वो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। और ये दोनों चीजें क्या है आपकी एर्हेनियस पैरामीटर में सब में आने वाली है। ओके, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो कि जब भी अगर आप अर्हेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लिखते हो, उसके फॉर्मूले को आप लिखते हो, तो सभी के अंदर जो ए है और ई ए है वो आपको सभी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ओके, और ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, which is temperature independent। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे ऐड की है, वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर कॉन्सेप्ट ये क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको भी आगे जाके हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे कि क्या एक्चुअली में ये क्या होते हैं। जो आपका ए होता है और ई होता है वो किस तरीके से एक दूसरे को रिलेशन में रखते हैं। ओके, ए की वैल्यू क्या है, ए आपका है यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, यहाँ पे आप लिख लो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, यहाँ पे ए क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। और ई क्या है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, ये आपके पास है। और इसका हमने एक जो ग्राफ है वो भी हमने यहाँ पे बनाया था, जो इसका फॉर्मूला है उसकी बेस के ऊपर। ओके, इसका ग्राफ किस तरीके से था वो आप यहाँ पे देखो, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया। x के ऊपर क्या था आपका एल एन के था। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो 1/t है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इस केस में कैसा आएगा, यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा वो ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, जिसका जो स्लोप था वो स्लोप क्या था, माइनस ई ए अपॉन आर टी था। और इसका जो इंटरसेप्ट था वो क्या था आपका एल एन ए था। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज और है कि ये ये जो आपको पूरा जो इक्वेशन दिया है ये अर्हेनियस फीचर के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। अर्हेनियस फीचर क्या कहता है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो कर रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हुआ यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपका यहाँ पे एल एन के की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, तो सिंपली जो आपका 1/t होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जिस तरीके से आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे आपका जो 1/t है यानी टाइम का जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है।
और ये सिंपली कहा था कि ये एक दूसरे को इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन ये एक दूसरे को क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, इसके लिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसी के कारण यहाँ पे उसने क्या किए हैं, जो अर्हेनियस था उसने तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हैं। ओके, ये आपका एक पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर उसने क्या बताया है वो आप देखो, ठीक है। जो उसका दूसरा फीचर है ना, ये इसका पहला फीचर है। अभी उसका जो दूसरा फीचर है ना, उसने दूसरे फीचर में क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, ये उसका क्या था, दूसरा यहाँ पे फीचर था। दूसरे फीचर में उसने जो बताया है कि जो के ए है, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन उसको दिया था। इसमें उसने सिंपली कहा है कि अगर आपका कोई टेम्परेचर है, ओके, अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है, तो सिंपली जो आपका ई ए अपॉन आर टी की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज होगी। ओके, ये यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी होगा, उस ये क्या होगा आपका, लेस नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू आपका ई ए अपॉन आर टी का। ओके, ये क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। तो इस टर्म में आप ये कह सकते हो कि जब आपका ई ए अपॉन आर टी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो आपका जो रेट कांस्टेंट का जो फैक्टर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे आप ग्राफ में भी इस चीज को आप देख सकते हो। ग्राफ में भी आपको ये चीजें बताई है, ठीक है। ग्राफ में कैसा यहाँ पे बताया है, ग्राफ में आपको सिंपली क्या बताया था कि यहाँ पे के है, यहाँ पे आपका क्या है, वन अपॉन टी है। और ये जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन आर टी है। और ई ए अपॉन जब आर टी क्या होगा, अगर आपका डिक्रीज होगा, तो जो आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और यहाँ पे सिंपली यही ये कह रहा है कि जब आप माइनस ई ए अपॉन आर टी लोगे ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज होता है तो जो आपका रेट कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। यानी ये एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस चीज को हम थोड़ा सा ये करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हम, अगर हम चीड़ फाड़ करें, थोड़ा सा ऑपरेशन करें इसके ऊपर, तो इसके अंदर आपको अगर टाइम का अगर आप देखोगे, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे के। यहाँ पे आपको इनवर्सली दिया है वन अपॉन टाइम, अगर यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इन कंडीशन ऑफ माइनस। ओके, ये माइनस के कंडीशन में है, क्योंकि अगर आप इसका इनवर्स करते हो तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा के। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स जो आपका रेट ऑफ कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर एक साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस चीज को अगर आप मिस कर दोगे तो आपको बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, और आप उस चीज को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ओके, उसके बाद उसका जो तीसरा फैक्टर था, वो तीसरा फैक्टर क्या कहता था, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तीसरे फैक्टर में जो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, उसका जो तीसरा इक्वेशन था, तीसरा जो फैक्टर था, तीसरे फैक्टर में उसने, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ई ए अपॉन आर टी, ये उसका एक इक्वेशन था। ओके, इसमें उसने क्या कहा है कि जब आपका एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपका इंक्रीज होता है, ओके, तो इस कंडीशन में जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ई ए अपॉन आर टी है, ओके, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर आपका ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज करता है, तो ऑफकोर्स आपका जो माइनस ई ए अपॉन आर टी है वो क्या होगा, आपका मोर नेगेटिव होगा। ओके, और मोर नेगेटिव है तो ऑफकोर्स क्या होगा कि ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंपली अगर आपका ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज होता है, तो जो माइनस आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे उसने यही सारी चीजें हैं जो बताई है, ठीक है, अपने फैक्टर में, कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। माइनस ई ए अपॉन आर टी अगर ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। यानी एक दूसरे को क्या है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। और यही सारी चीजें यहाँ पे आपको अरहेनियस ने, इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीजें अरहेनियस ने यहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद जो उसका चौथा फैक्टर था, चौथे फैक्टर में उसने क्या कहा था कि अगर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, अगर किसी का एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर हो, ओके, ग्रेटर द
वैल्यू। ओके, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की अगर वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ओके, इट विल, यहां पे मुझे बताओ, इट विल बी अफेक्ट द टेम्परेचर, ओके, रिएक्शन रेट। तो क्या ये इसका जो रेट कांस्टेंट होगा, वो रेट कांस्टेंट कैसे आएगा? यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यहाँ पे आप सिंपली इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये एनर्जी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सोचो, ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अगर अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है, ओके, यहाँ पे आपका ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और सपोज इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई है, ओके, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, और ग्रेटर विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो भी ज्यादा लगेगा, और इसको जो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा लगने वाला है। और इसके बाद जो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा है, ओके, मोर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे अगर उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में अपने एक्टिवेशन एनर्जी को लगाना पड़ेगा, ओके, ये आपको समझ गया होगा। और इसी के बेस पे उसने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो था आपका एक्टिवेशन एनर्जी का, ओके। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ओके। और इस केस में कैसा होता है कि यहाँ पे अगर आप देखो, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ओके। जैसे अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ओके, इस रिएक्टेंट से अगर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये स्लो हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है, ओके। अगर ये स्लो होगा, तो स्लो होगा तो ऑफ कोर्स इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये फास्ट होता है तो ऑफ कोर्स इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका रेट कांस्टेंट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सिंपली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो जो आपका टेम्परेचर होगा वो कम होगा। अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम है, तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ये जो सिंपल सा यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है, ओके। अभी इसी सारी चीजों के ऊपर जो एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। और इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप किसी भी रिएक्शन को बना सकते हो, ये कर सकते हो, ओके। तो थोड़ा सा हम एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे समझते हैं, ओके। अभी अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें एक चीज है, सपोज अगर आप कोई रिएक्शन, यहाँ पे अगर आप कोई रिएक्शन को लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे रिएक्शन क्या है, बायोमोलिकुलर है, यानी दो रिएक्टेंट होंगे और उससे आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, ओके। लेकिन प्रोडक्ट बनने के टाइम पे आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कुछ तो कुछ यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है, तभी जाके ये प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन में होगा। या तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा या बॉन्ड का मेकिंग होगा, ये दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। सपोज यहाँ पे मैं इस चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखाता हूँ, ये आपके पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये ए, और इस तरीके से इसको बी, और ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। इस तरीके से अगर मैं इस चीज को दिखाता हूं, तो क्या मुझे बताओ, क्या ये सही है या बिल्कुल सही है? इसमें क्या हो रहा है, जब आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ओके, ये रिएक्टेंट
किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर जाते हैं और ये किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर जाके ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो एनर्जी हो रही है, या तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है या तो बॉन्ड का मेकिंग हो रहा है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रीशोल्ड का मतलब ही होता है जहां पे आपका ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा हो या फिर मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो एक मैक्सिमम क्या करता है, अपनी जो रीच है, ओके, वो करता है, यानी यहाँ तक मैक्स जाएगा, और वहां से फिर क्या होगा, वहां से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और वापस वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओके, और यहाँ पे इस चीज को मैं, आप थेरोटिकली अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो थेरोटिकली भी यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, ताकि आप अच्छे से इस चीज को कनेक्ट कर लो। ओके, अभी यहाँ पे क्या कहा है, आप साफ साफ देखो, इसमें कहा है द रिएक्टेंट मस्ट हैव द मिनिमम एनर्जी बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे कोई आपका रिएक्टेंट है, सपोज ये रिएक्टेंट क्या होगा, जब ये कन्वर्जन में जाएगा, जब इसका क्या होगा, ये किसी ना किसी रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू जब ये जाएगा, उस प्रोसेस के थ्रू जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता होगा, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे लगती होगी, जिस एनर्जी के कारण यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये जहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, उस एनर्जी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो थ्रीशोल्ड एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला भी है, वो आप ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी प्लस आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऑफ रिएक्टेंट। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो, आपको थ्रीशोल्ड एनर्जी का मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी मैं आपको इसको बताता हूँ ग्राफ की मदद से कि ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है। ओके, जो थ्रीशोल्ड एनर्जी का जो एक्टिवेशन ऑफ यहाँ पे एनर्जी आपको दिया है, इस एक्टिवेशन एनर्जी में किस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ये सपोज आपके पास एनर्जी है। ओके, और यहाँ पे आपके पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिस कोऑर्डिनेट के अंदर ये पूरा रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर सपोज आपकी जो एनर्जी है अगर ये बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट को जैसे जैसे आप रिएक्शन करते हो, वैसे वैसे इसकी जो एनर्जी है, ऑफ कोर्स ये एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्स होगी। इसके बाद यहाँ से एनर्जी है वो और ऊपर नहीं जा सकती। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये एनर्जी का कन्वर्जन होगा एक प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, जहां पे मिनिमम एनर्जी लग रही है फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और बात आपको कही है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी द डिस्टेंस बिटवीन द, जो आपका थ्रीशोल्ड एनर्जी होता है और जो आपका रिएक्टेंट है उसके बीच का जो गैप होता है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
यानी यहाँ से रिएक्टेंट से ये थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जितना इसको टाइम लगा है, उसी टाइम को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में कहते हैं। ओके, और ये जो आपका आर है और आर से जो आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से जो बाय प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो ये तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ओके, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहते हो तो आपको मैं यहाँ पे देख देता हूँ, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, इसका अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू हिट मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ओके, और यहाँ पे दो तरह के आपको इसके रिएक्शन दिए जाते हैं, दो तरह के आपको टाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वो दोनों टाइप को भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, एज रिएक्शन कैन बी टू टाइप। ओके, इसके भी दो टाइप के रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी हो सकती है, ओके, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही तरह से नहीं हो सकती ना, सिर्फ आपके उसमें भी आपको दो तरह से, एक तो जैसे पहला आपका इसके अंदर जो रिएक्शन होगा, ओके, वो होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यानी इसके अंदर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा आपको होगा एक्सोथर्मिक। ओके, यानी दो तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक तो होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अभी दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो दोनों को हम लोग साथ साथ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडोथर्मिक, ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अभी दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, और एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज बहुत स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ओके, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इज अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, is a chemical or physical process that absorb heat from the surrounding। okay, तो ये एक डेफिनेशन है एंडोथर्मिक का। अगर आप एक्सोथर्मिक पे जाते हो तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और केमिकल और फिजिकल प्रोसेस दैट रिलीज द हीट। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो इज अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस that release the heat outside in surrounding। ओके, तो ये आपके पास एक सिंपल सा आपके पास डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन पता चल गया।
एंडोथर्मिक का डेफिनेशन क्या होता है और एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे हम एंडोथर्मिक को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे थ्रू डायग्राम, ओके, थ्रू ग्राफ। तो यहाँ पे हम एंडोथर्मिक को थोड़ा सा समझते हैं कि एंडोथर्मिक आपका जो रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, इसमें क्या कहा है कि इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, तो जब ये हीट को अपने तरफ लेगा तो इसके अंदर ऑफ कोर्स क्या होगा, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, यानी इसका ये अपनी तरफ से ज्यादा एनर्जी लगाएगा और इस क्या करेगा, बहुत कम एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, तो सपोज अगर आपका ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट से अगर कोई यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है ये यहाँ पे बनेगा मैक्सिमम पे। ओके, इसको हम लोग ई जेड से नोटेट ये करते हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक प्रोडक्ट का यहाँ पे ये निकलेगा। ओके, ये आपका प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड होगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड हो गया। और दूसरी तरफ जो आपका यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होगा ये यहाँ तक होगा। ठीक है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ओके, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड हो गया। और जब आप यहाँ पे ई जेड की जब वैल्यू आप निकाल रहे हो ना इसकी मदद से, तो इसका जो थ्रीशोल्ड आएगा वो थ्रीशोल्ड एनर्जी कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ओके, प्लस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड है और प्लस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है। ओके, ये आपका ये है, ये आपका है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हो तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिर्फ फॉरवर्ड निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस आपका एक्टिवेशन यहाँ पे जेड आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ यहाँ पे जेड आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ओके, ये आपका इस तरीके से एक जो सिंपल सा आपका जो एक फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। अगर आप इस चीज को सॉल्व भी करते हो तो सॉल्व करोगे तो आपके पास एक फाइनल यहाँ पे डेरिवेशन बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद अगर आप इस चीज को अगर आप कंपेयर करके सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड प्लस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखो तो ई जेड और ई जेड कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ई आर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और इसको ऐसे अगर आपने लिखा कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से अगर बहुत बड़ा है। ओके, ओके, तो अगर आप इस चीज को अगर आप ग्राफ के मदद से देखोगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ तो आपको यहाँ पे समझ जाएगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से क्या है, बड़ा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यहाँ पे बताया है। तो सिंपली इसका जो एक फाइनल यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ओके, फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव आएगा। ओके, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई आपका रिएक्टेंट है, अगर आप उस रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, ओके, और सपोज आपका यहाँ पे डेल्टा ई यानी जो आपका टोटल एक्टिवेशन एनर्जी है वो अगर टोटल एक्टिवेशन एनर्जी आता है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके,
और जिस केस में यहाँ पे कहा जाए कि जो आपका यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आर है वो अगर यहाँ पे बड़ा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पी से, तो इस केस में कैसा होता है, जो आपका डेल्टा एच आता है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आता है। ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। यही सारी छोटी छोटी जो चीजें होती है वो आपको कभी कभी परेशान करती है, लेकिन इसके लिए आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप ये सारी चीजों को समझ जाओगे। ओके, और ये आता है आपको एक्सोथर्मिक के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो हमने एंडोथर्मिक का तो पूरा यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अभी अगर हम लोग को एक्सोथर्मिक देखना है तो एक्सोथर्मिक हम कैसा देखेंगे। एक्सोथर्मिक का यहाँ पे मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वो क्या करेगा, जो एनर्जी है यानी जो हीट है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, और ये एनर्जी अगर हीट रिलीज करता है तो ऑफकोर्स इसका जो प्रोडक्ट बनने में जो ये होगा, वो प्रोडक्ट बनने में इसको ज्यादा ये होगा, क्या होगा, टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रहा है, अपनी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ओके, और ये यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इसको जो टाइम लगने वाला है वो क्या होने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। यानी इसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होने वाली है, ज्यादा लगने वाली है। ओके, ये होगा आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके अंदर। तो सिंपली ये वाला जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ से आपका ई जेड से आपका यहाँ पे आर तक, वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा फॉरवर्ड वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपका ई जेड से आपका जो पी है प्रोडक्ट तक, इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और इस केस में कैसा होगा कि आपका जो बैकवर्ड एनर्जी होगा, ओके, वो ऑफ कोर्स क्या होगा, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ओके, इसके अंदर आपको प्लस मिला था, इसके अंदर आपको माइनस मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रू ग्राफ आप इस किसको इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में आपको लेना है। ओके, अभी इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो इक्वेशन यहाँ पे मिला था ई जेड वाला इक्वेशन क्या था आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका एक इक्वेशन बनेगा यूजिंग आपका जो ग्राफ था उसकी मदद से। दूसरा आपके पास बनेगा ई जेड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ओके, प्लस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो रहा था, दूसरा आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा था। अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपको दोनों इक्वेशन को यूज करना है, और दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, जो है आपका ई जेड माइनस ई आर। ओके, और दूसरा है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, जो है आपके पास ई जेड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो दोनों को कंपेयर करोगे तो कैसा आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ओके, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ओके, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड प्लस आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका ई जेड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या क्या बचेगा, रिएक्टेंट प्लस आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर सपोज यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका रिएक्टेंट, तो यहाँ पे ये सिंपली कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ई पी माइनस ई आर। ओके, और यहाँ पे ये जो पूरा डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है या फिर जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड है, ओके, वो सिंपली क्या होने वाला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव होने वाला है। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है, और एनर्जी जब बाहर छोड़ेगा तो इसको अपना रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इसके पास पूरी तरह से कंप्लीट एक एनर्जी है वो इसके पास नहीं होगी, और इसी के कारण इसको क्या होगा, बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो इसको होने वाला है। ओके, इसके कुछ लिमिटेशन भी है आरएनएस इक्वेशन के, तो उन लिमिटेशन को भी यहाँ पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और ये लिमिटेशन बहुत सिंपल सिंपल लिमिटेशन है, आप एक एक करके आप आसानी से ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। ओके,
लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, अभी यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन देखते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन ये क्या कहता था कि जो आपका रेट कांस्टेंट है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स जो आपका टाइम है यानी टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके, ये एक आर्हेनियस इक्वेशन का सिंपल सा जो एक फॉर्मूला था। ओके, यानी सिंपल सा उसने जो सबसे पहले कहा था, उसने यही कहा था कि जब आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अगर आपने सपोज यहाँ पे प्लॉट किया ग्राफ, ओके ग्राफ एक प्लॉट किया, व्हेन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हेन ही प्लॉटेड, ओके, ही प्लॉटेड अ ग्राफ, जब उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ क्या था, एल एन के वर्सेस 1/t का। ओके, तो इस ग्राफ में उसको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला विद द नेगेटिव स्लोप। ओके, इन दिस ग्राफ ही ऑब्टेन straight line with नेगेटिव स्लोप। ओके, अगर आप ग्राफ को ध्यान से भी देखोगे तो ये ग्राफ कैसा था, यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है, यहाँ पे आपका एल एन के था, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1/t था, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। ओके, यहाँ पे अगर ये एल एन के की वैल्यू बढ़ती है तो उसका जो ग्राफ था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ओके, और ये स्लोप था उसका यहाँ पे -e/r t था, और यहाँ पे आपका एल एन ए था। ओके, इस तरीके से ग्राफ था उसका। तो यही ग्राफ अगर आप इस चीज को कंपेयर करते हो जिसके अंदर आपका जो के की वैल्यू है, वो के की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ -e/r t था, ठीक है, जिसके अंदर दूसरा था आपके पास एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए -e/r t, ठीक है, करेक्ट। और इसी के ऊपर इसने क्या किया था, ये जो पूरा ग्राफ है उसने यहाँ पे बताया था। ओके, ये उसका एक लिमिटेशन का यहाँ पे स्टार्टिंग था, और इस ग्राफ के अंदर उसने सिग्निफाई किया था। ओके, उसने क्या सिग्निफाई किया था इन दिस ग्राफ, अभी उसने क्या सिग्निफाई किया था वो आप ध्यान से सुनो। ओके, इन दिस ग्राफ ही सिग्निफाई दैट द जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी एंड जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ओके, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, यानी जो एक्सपोनेंशियल यानी आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या फिर जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है विथ टेम्परेचर, ये उसने बताया था। क्योंकि ये सिंपली क्या कहता है कि अगर आपका कोई टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो जो आपका 1/t है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, ये अकॉर्डिंग टू द दिस ग्राफ उसका यही कहना था कि अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स जो आपका 1/t है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ में जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसकी मदद से आप ये कह सकते हो कि टी और 1/t क्या है, एक दूसरे को टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, और यही सारी चीजें उसने यहाँ पे प्रूव करके बताई है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज और है जिसका यहाँ पे मैं आपको इसका जो थ्योरी है वो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत और कंफ्यूजन है वो आपको निकल जाए। ओके,
अभी यहाँ पे देखो उसने इस छोटे से थ्योरी में क्या कहा है कि इन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये स्लोप था उसका, राइट, ये स्लोप था आपका m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। इसमें अगर आप देखोगे स्लोप क्या है, और इसमें स्लोप रिमेन सेम ऑन द चेंजिंग टेम्परेचर, विच मीन्स यहाँ पे स्लोप तो सेम ही है, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन अगर इसका स्लोप सेम ही है, स्लोप अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो एक दूसरे को क्या है, इंडिपेंडेंट है, ओके, डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर ये टाइम बढ़ता तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसे केस में ये नहीं हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप ये इंटरसेप्ट की वैल्यू देखते हो जो है आपका एल एन ए, आपका चाहे टेम्परेचर बढ़े घटे इससे इसको कोई मतलब नहीं है, यानी ये भी क्या है, एक दूसरे को इंडिपेंडेंट है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है और टेम्परेचर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। सेम केस आपका स्लोप के साथ भी हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंटली बिहेवियर यहाँ पे कर रहा है, ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, ओके। और यही सारी चीजें आपको बहुत आगे जाके काम में आएगी जब आप नेक्स्ट वाला जो इसका जो ये है लेक्चर है, जिसमें हमको ये देखना है, कार्डिनल थ्योरी देखनी है, कोलिजन थ्योरी देखनी है, तब आप इसके अंदर से बहुत आसानी से ये सारी चीजों को आप सीख सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको कहाँ डाउट लग रहा है, क्या डाउट लग रहा है, हम वो डाउट आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ओके। और हमें सपोर्ट करते रहो। आप चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कुछ स्टडी रिलेटेड कुछ इंक्वायरी होगी, ओके, तो यू कैन कनेक्ट मी, ठीक है, एनी टाइम, नॉट नाइट, आप दिन में कभी भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नाम है, ठीक है। आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हो और हमसे जो भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हो, ओके। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।